आपने जेएनबी से 10-12 किया मैंने। 12th आप आर्ट से किए हैं। डिप्रेशन में तो गया मैं और बैठ के कुछ दिन पढ़ लिया जाए, उस लक्ष्य की तरफ ही केवल ध्यान। परिवार को भाई चला ही रहे थे, इंटरेस्ट नहीं था बीएड की तरफ कि मैं बीएड करूं। समय अगर पारिवारिक स्थिति देखते हैं तो उतनी अच्छी नहीं थी कि हम जो है बाहर रह के और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई। केमिस्ट्री लैब से जो है हमने क्या किया कि सोडियम चुराया और हम किसी को हानि नहीं पहुंचाई। उन सारा खोल के मिठाइयाँ चट कर जाते थे, बूम ब्लास्ट किया उसने। मिठाई अगर आई है तो वो 2 से 3 दिन में खत्म हो जाए। बच्चे में अगर वह शरारत नहीं है तो वो बचपन के। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस खास संघर्ष की कहानी में। आज मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ एक ऐसे शख्स से जिन्होंने संघर्ष की एक ऐसी मिसाल खड़ी की है जो अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हुए आए हैं। ऐसे ही शिक्षक जो कि अभी दादर नगर हवेली और डीएनएच में टीजीटी सोशल साइंस के पद पर हैं, तो मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री रणवीर सर। नमस्कार सर, स्वागत आपका हमारे इस खास संघर्ष की कहानी में। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, हाल ही में आप पति बने, कैसा लग रहा है? जीवन के क्रम में इस पड़ाव को भी पार कर लिया है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आपकी स्कूलिंग जेएनबी एटा से हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। और एक आप गांव के रहने वाले हैं, तो आपको ये जेएनबी के बारे में कैसे जानकारी हुई? जेएनबी परिवार के ही एक सदस्य हुआ करती थी। जैसे हमारी जो बुआ जी थी, उनकी जो बेटी थी, उनका उन्होंने एडमिशन कराया और उनके एडमिशन उन्होंने जब कराया तो घर में उन्होंने, होता है कि परिवार में सभी सदस्यों को बताते हैं, भाई खुशी का माहौल है कि चलो हमारी बच्ची का यहाँ सिलेक्शन हुआ है, जिसके चलते उन्होंने जो है यह जानकारी हमारे पिताजी को भी दी कि सब कुछ, पढ़ाई बहुत अच्छी है, सब कुछ फ्री है, पैसे भी नहीं लगते हैं। तो जिसके चलते पिताजी ने कहा कि इतना अच्छा सब कुछ है तो क्यों ना हम अपने भी बच्चे की तैयारी कराएं। जिसके चलते क्या है कि उन्होंने तैयारी करवाना प्रारंभ किया और सौभाग्यवश वहाँ जो है 6 क्लास में हमारा भी एडमिशन हो गया। जी, मैं आप शरारती बच्चे थे? बिल्कुल शरारती बच्चे थे। हर बच्चा, अगर किसी भी बच्चे में अगर वह शरारत नहीं है तो वो बचपन किस काम का। हाँ, समझ और शरारत में थोड़ा सा फ़र्क होता है। एक समय के बाद आपके अंदर जो समझ आ जाए तो वो भी बहुत ज़रूरी है। पर ये है कि हाँ, परिस्थितियाँ बहुत निश्चित करती हैं कि आप किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और परिस्थितियाँ ही आपकी शरारत को समझ में बदलने का काम करती हैं। स्टार्टिंग में जब तक नासमझी थी, परिस्थितियों से अवगिन्य थे, तब तक जो है जीवन में शरारत बनी रही। जैसे ही परिस्थितियों से अवगत हुए, पारिवारिक स्थिति से अच्छी तरीके से जब तक समझ आई, तो कहीं ना कहीं वह शरारत जो है गंभीरता में बदलती चली गई और आगे चल के जो है फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं समझ में बदल गई, जिसने मतलब जो है जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया आगे चल के। जी, अब आपने जेएनबी से 10-12 किया मैंने। 12th आप आर्ट से किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप दिल्ली गए थे या एएमयू गए थे, वो क्या कहानी है? दिल्ली या उससे पहले शरारत का एक किस्सा जो है हमें याद आ रहा है, नवोदय का ही। जी बिल्कुल, उसको ज़रूर जो है हम बताना चाहेंगे। बिल्कुल। लेबोरेटरी में क्या होता है कि नवोदय एक ऐसा परिवार है कि आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, वहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा अपने किसी भी नवोदय विद्यालय का क्यों ना हो, उसको एक परिवार का सदस्य ही मानता है। शरारतें तो थी ही 10वीं से पहले की। अगर घटनाओं को मैं जो है आपको बताऊं तो हमारे ही क्लास में एक मनोज श्रीवास्तव करके हुआ करते थे। उनका कार्य ऐसा था कि वो जो है अपने हर एक का बॉक्स, जैसे आर्मी में जाता है तो बक्सा अपने साथ रखता है व्यक्ति, जिसमें सामान रखता है, क्योंकि कहीं भी उठा के आसानी से उसको रख सकते हैं। तो घर से जो भी सामान आया करता था तो मनोज श्रीवास्तव क्या करता था कि बक्से में मार कर ताला और सब सामान उसमें रख के और चाबी को अपनी कमर में बांध के रखता था। बच्चे रखते हैं। हाँ, तो जो है कि अब ये है कि मनोज श्रीवास्तव, जैसे हमारे घर से अगर कुछ आता था तो लोग खा पी लेते थे, पर वो बड़ी सावधानियां बरतता था। और हमारे जो पीटीआई सर थे, मिश्रा सर, उनका ये मानना था कि भैया देखो, कोई भी मिठाई अगर आई है तो वो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए, पर वो अपनी मिठाई को कम से कम 1 महीने चलाने की कोशिश करता था। और गुरु का आदेश होता है। तो जैसे ही मनोज श्रीवास्तव सोया करते थे, उस चाबी को जो है कि धीरे से कट करके हम जो है निकाल लिया करते थे
और ताला खोल के मिठाइयाँ चट कर जाते थे। ये समस्याएं। अब पढ़ने में मनोज श्रीवास्तव अगर देखा जाए तो उस समय ठीक था, उस समय तक, एक समय तक। बाद में जो है परिस्थितियाँ उनकी भी बदली, तो उनके पास जो है केमिस्ट्री लैब की चाबी हुआ करती थी। अब केमिस्ट्री लैब की अगर बात करें तो उसमें क्या है, सोडियम बड़ा खतरनाक पदार्थ है। तो एक बार की बात है कि चाबी मिल गई, तो हम कहे, मैडम ने प्रैक्टिकल जब दिखाया था तब भीड़ बहुत थी और प्रैक्टिकल में छोटा सा उन्होंने टुकड़ा दिखाया। हम बड़े मतलब होता है कि व्यक्ति जो है क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चा जो है देखना चाहता है। अब इतनी भीड़ में दिखाई नहीं दिया, वो प्रैक्टिकल समझ नहीं आया। तो क्या है, नाइट स्टडी होती थी नवोदय में। चाबी मॉनिटर के पास, या कहें हम इस मनोज श्रीवास्तव के पास, तो वो चाबी यहाँ से जो है हमने निकाल ली। इससे जैसे ही ये सोया, लड़कों ने प्लान किया, 2-3 हम जो शरारती बच्चे थे, चाबी निकाल लेते हैं, आज जो है लैब में स्वयं प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि होता क्या है। और नाइट स्टडी थी तो लेट नाइट तक पढ़ाई होती थी, रात भर 12-1 बजे तक स्कूल के अंदर ही। तो जैसे ही देखा कि सब लोग अब जा चुके हैं, अब कोई नहीं बचा है और ताला लगा होता था, तो केमिस्ट्री लैब से जो है हमने क्या किया कि सोडियम चुराया और हम भी घर की तरफ चल दिए। क्यों? क्योंकि ताला लग जाता है गेट पर रात में 12 बजे के बाद स्कूल में। तो कहा कि ऐसा होगा कि अपन जो है इस प्रैक्टिकल को आज ही करेंगे और 12 बजे के बाद करेंगे जब यहाँ कोई नहीं होगा। तो हमारे स्कूल के जस्ट सामने एक सरकारी नल हुआ करता था, हैंडपंप। तो पानी जिस जगह पर गिरता था टोटी के जस्ट नीचे, वहाँ एक छोटा सा गड्ढा हो गया था। हमने कहा ये प्रैक्टिकल करने की सबसे बेस्ट जगह है। सभी मित्रों ने जो है डिसाइड किया। पर सोडियम की इतनी मात्रा अगर हम देखें, मतलब 50 ग्राम तो रही होगी, और 50 ग्राम मतलब बहुत ज़्यादा होती है। अब उस समय इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी नहीं समझ आया। तो पानी जिस जगह गिरता था, उस जगह जो गड्ढा हो गया था उसमें पानी भरा हुआ था। तो डिसाइड किया गया कि इसी में प्रैक्टिकल होगा। तो जैसे ही डाला तो उसने क्या किया, शरारत करनी, राउंड हूँ करके जैसे ही उसने किया, और उसके बाद बूम ब्लास्ट किया उसने। ब्लास्ट किया तो वो सीधा टोटी के अंदर चला गया, जो नल से पानी गिरता है पाइप के अंदर चला गया। अब जो ब्लास्ट हुआ, उसकी आवाज़ सुन के जो गार्ड था गेट कीपर, वो दौड़ के आया कि यहाँ क्या हुआ है, क्या हुआ। हमने देखा गार्ड आ रहा है, तो हम थोड़ा पीछे जाकर छिप गए, नीचे जाके ज़मीन पर लेट गए। ऊपर नीचे स्थल होता है, ज़मीन थी। अब क्या हुआ, गार्ड आया, उसने नल के पास आके गौर से देखा कि यहीं से आवाज़ हुई, और उसने देखने के बाद में जो ब्लास्ट होके ऊपर उस पाइप में जो गया था सोडियम, वहाँ से धुआं निकल रहा है। गार्ड ने जब वो धुआं देखा, वो धुआं देखते ही वो उल्टे पैर पीछे भाग गया, और सुबह जो है जो भी विद्यार्थी आ रहा है उन सबसे कह रहा है कि रात में देर रात तक यहाँ मत रुकिए, यहाँ भूत है। क्योंकि उसने देखा था, और वो चीज़ें अब हम लोग भी आए हैं वहीं उसके पास में बैठे, और चीज़ें जो है कि सुन रहे हैं कहानियाँ। हम कह रहे वास्तव में भूत होता है, छुन छुन की आवाज़ भी आती है, कभी पायल की बजने की, और हम भी उन चीज़ों में 4 चांद लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी शरारतें मतलब बचपन में की हमने, बचपन में की। हाँ, ये है कि किसी को हानि नहीं पहुँचाई उन शरारतों से, यही होना जरूरी है। बस वो चीज़ थी। अब आपका जो प्रश्न था कि 12वीं करने के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और BHU जो है, इसकी क्या कहानी थी, इसके संदर्भ में देखें तो 12वीं के बाद में हमारे जो प्रधानाचार्य महोदय थे, या हमारे जो भी वरिष्ठ शिक्षक थे, उन सब ने जो है कि हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के बारे में बताया हुआ था कि पढ़ने 12वीं के बाद में इन जगहों पर अगर आप पढ़ेंगे तो पैसा कम लगता है, और शिक्षा जो है वह उच्च श्रेणी की आपको प्राप्त होती है। तो हमने जो है तीनों विश्वविद्यालयों में फॉर्म डाल दिया। तीनों ही विश्वविद्यालयों में हमारा एडमिशन का हो गया। तो फिर डिसाइड किया गया कि भाई सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, दिल्ली है। तो हमने कहा चलिए, हम 3-4 मित्र थे, दिल्ली गए। और दिल्ली हम जो गए थे वो 2008 में गए थे। उस समय जो मेट्रो स्टार्ट हुई थी वो विश्वविद्यालय तक ही लास्ट में मेट्रो स्टेशन थी। अब दिल्ली जैसे ही यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ की चकाचौंध देखी, और मतलब लगा कि नहीं, बस अब पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है। समय बीता, एडमिशन की लाइन में लगे सारी चीज़ें हुई, फिर डिसाइड हुआ कि दिल्ली में रहेंगे कैसे। फिर ये चीज़ कि चलो किसी सीनियर से पूछते हैं। तो सीनियर के एक भाई साहब हमारे सीनियर रहा करते थे,
तो उनके पास पहुँचे हम लोग और फिर उनसे राय ली। तो उन्होंने कहा देखो यहाँ प्राइवेट गवर्नमेंट अगर तुम हॉस्टल सोच रहे हो वो प्राप्त हो जाएगा तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि सीट नहीं है अवेलेबल। बाहर ही आपको रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उस समय अगर पारिवारिक स्थिति देखते हैं तो उतनी अच्छी नहीं थी कि हम जो है बाहर रह के और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पाएँ। तो हमने कहा भैया इतना तो पैसा है नहीं, अब कैसे हम आगे पढ़ाई करें। तो उन्होंने सलाह दी कि देखो विश्वविद्यालय तुम्हारे तीनों के हैं, तीनों विश्वविद्यालय हैं, तीनों की अपनी फुल मान्यता है और तीनों ही अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध हैं भारत के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है हम दिल्ली से करें, इससे अच्छा है आप घर के पास में है आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से आप कर लीजिए, मान्यता उतनी ही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए। तो इस तरीके से फिर हमने दिल्ली को छोड़कर हम जो है अलीगढ़ शिफ्ट हो गए और हमने वहाँ एडमिशन लिया बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में। और बनारस तो हम गए ही नहीं, जबकि वहाँ जो है वहाँ का भी एडमिशन का आ गया था हमारे पास, फिर हमने उसको जाने दिया। तो इस तरीके से मतलब कहानी रही उस समय हमारी। फिर आपको आरआई अजमेर के बारे में कैसे जानकारी हुई? आरआई अजमेर में आप बीएड करने गए थे? हाँ। अब आरआई अजमेर की अगर हम बात करें, जैसे ग्रेजुएशन जब हमने किया, आरआई के बारे में जानकारी हमारे जो नवोदय के प्रधानाचार्य महोदय थे उस समय कहते थे कि आप वहाँ से कर लीजिए। पर यह था कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था बीएड की तरफ कि मैं बीएड करूं। पर परिस्थितियां कुछ इस तरीके से बनी कि उन्होंने जो है मुझे बीएड की राह पर, या हम कहें शिक्षक बनने की राह पर ला दिया। पारिवारिक स्थिति जैसा कि मैंने बताया कि अच्छी थी नहीं, तो इसके चलते काम तो करना ही था, हमें काम करना था। तो माइंड में ये था कि चलिए, ग्रेजुएशन के बाद ऐसा था कि मैं जो है क्या करूँगा। ग्रेजुएशन के बाद में एक और इंस्टीट्यूशन के बारे में उन्होंने बताया था प्रधानाचार्य महोदय ने कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस करके है। अच्छा। और सोशल साइंस जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं उनके लिए बेस्ट है। और मुंबई के अंदर टिस जो है फेमस है। तो मेरा ये था कि एमएसडब्ल्यू में करना चाहता था। तो एमएसडब्ल्यू में मैंने डाला, जिसमें बनारस में मेरा ग्रेजुएशन के बाद में एमएसडब्ल्यू में हो गया और टिस में भी हुआ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में। तो मैं मुंबई गया, मुंबई जाकर मैंने जो है कि इंटरव्यू दिया, ग्रुप डिस्कशन जीडी हुआ, सब कुछ हुआ, वेटिंग रहा, उसमें सेकंड वेटिंग थी मेरी। तो जो है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर ये हम हो सकता है कि भगवान जो है जो भी निश्चित करता है वो सही करता है। कई बार ये चीज़ें होती हैं कि आपके बस में नहीं है, परिस्थितियों को आप जो है कंट्रोल कर पाएँ, पर जो भी नीति जो हम कहते हैं ना, नीति को जो मतलब एक तरीके से होता है निर्धारित, वो सही है गलत है वो हमें बाद में समझ आता है। आज मुझे लगता है कि नहीं हुआ ठीक था। उसके बाद जब हम वापस आए फिर भी मन के अंदर एमएसडब्ल्यू चल रहा था, तो हम कहे चलो बनारस चले जाते हैं। फिर हमें याद आया कि बनारस जाएंगे तो रुकेंगे किसके पास, पैसे तो है नहीं। तो हमारे एक सीनियर थे अनुज प्रताप करके, उनको हमने फ़ोन लगाया क्योंकि वो वहाँ से एमएसडब्ल्यू ही कर रहे थे। हमने उनसे कहा, हमने कि भैया पारिवारिक स्थिति जो है अच्छी है नहीं और जो है हमें कार्य करना पड़ेगा बहुत जल्दी, इसके लिए अब मैं एमएसडब्ल्यू जो है कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे जो है सलाह दी कि देखो एमएसडब्ल्यू करने के बाद में तुरंत जॉब मिलना या स्टार्ट कर दोगे तुम, यह संभव नहीं है। जिसके चलते जो है कि उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, तुम बीएड कर लो। बीएड कर लोगे तो क्या होगा, बीएड करने के बाद में तुम किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर अपने पैसा कमाना लग जाओगे कम समय में, भले गवर्नमेंट जॉब ना लगे और भविष्य में गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। तो फिर उनकी राय पर अगर मैं देखूं तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर ये जाने देते हैं एमएसडब्ल्यू, और मैंने जो है फिर यहाँ आरआई में एडमिशन ले लिया बीएड में। इस तरीके से जो है परिस्थितियाँ बनी, तो फिर मैं जो है अलीगढ़ छोड़कर वापस बीएड करने के लिए कहाँ आ गया, अजमेर आ गया। चलिए, आप अजमेर कर रहे हैं, अजमेर में एडमिशन हो गया। कोई घटना ऐसी जो अजमेर की आपको याद हो या याद करना चाहते हैं आप? अजमेर की बहुत घटनाएं हैं, या हम कहते हैं विद्यार्थी जीवन क्या है, घटनाओं का एक समूह होता है जिसमें कुछ अच्छी भी हैं कुछ ख़राब भी हैं। पर यह है कि हाँ, जीवन के अच्छे पल ही होते हैं जब तक आप पढ़ाई करते हैं। जैसे ही आपकी पढ़ाई ख़त्म होती है आप पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं और कहीं ना कहीं आप जो रियल वास्तविक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं आप प्रवेश करते हैं, जिसमें सब कुछ वैसा नहीं होता है जो आपके कंट्रोल में हो। तो आरआई में जब गए एडमिशन लिया तो वहाँ पहले से ही मेरे कुछ नवोदय के जूनियर्स पढ़ रहे थे जिनका मुझे फुल सपोर्ट प्राप्त हुआ।
जिसमें अगर मैं याद करूं उन लोगों को तो पुष्पेंद्र कुमार थे, विपिन थे, अनिल थे। हाँ, तो ये कुछ नवोदय के ही मेरे जूनियर्स थे, 1 क्लास या 2 क्लास। तो इन लोगों के सहयोग से जो है आरआई में मुझे जो अपनापन लगा वो अपने आप में काफ़ी सुखद था। समय बीता तो आपका भी एडमिशन हुआ, आपसे भी मुलाकात मेरे समय में ही हुई। जैसे मेरा एडमिशन हुआ वैसे ही आप 12वीं करके आए तो आपका भी एडमिशन हुआ, आपके साथ कैलाश चंद का भी एडमिशन हुआ। तो इस तरीके से अगर देखें एक ऐसा समूह बन गया जहां आप लोगों को जाने या ना जाने, भले आप अपने शहर से दूर हैं, पर यह है कि आपके पास 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े हुए हैं। अपनत्व की भावना जो थी वहाँ पर जो है अपनों के बीच बनी हुई रही, जिसके चलते क्या है जीवन बड़ा अच्छा रहा। और खेल कूद के प्रति जो लगाव था, उस खेल कूद के प्रति जो लगाव था उससे जो है बड़ा ही मतलब अच्छा रहा। तो लेट नाइट तक खेला करते थे, जहाँ बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें श्रीकांत एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अगर हम देखें हैं, राहुल गुप्ता हमारे साथ के, जावेद मियाँ हुआ करते थे, सकीब था। तो ये कुछ लोग थे जिनसे जो है आरआई में ही मुलाकात हुई और बहुत अच्छे मित्र बनकर आज भी जीवन में साथ हैं। और वही चीज़ें हैं कि परिस्थितियां जो हैं कहीं ना कहीं आपको उन सब चीज़ों को अब याद दिलवाती हैं कि हाँ, उन लोगों का क्या सपोर्ट आपके लिए रहा। कोई प्रोफेसर की अगर बात करें तो उस समय के जो है हमारे चुनिंदा जो प्रोफेसर थे, जो मतलब एक तरीके से मित्र के रूप में थे, मित्रवत व्यवहार करते थे। जिसमें देखें तो अतुल दुबे सर थे, केसी मीना सर थे। स्पोर्ट्स वालों से हमारा ज़्यादा लगाव रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इच्छा थी जीवन में कि हाँ, पर यह है कि उतना सब स्पोर्ट्स में कर नहीं पाए। और इसी तरीके से बहुत सारे अन्य अध्यापक भी रहे, ठीक है, जिसमें अखिल राय भी थे प्रमुख। तो इन सब का बड़ा सहयोग रहा और जीवन बड़ा अच्छा चला। तो सर रियल संघर्ष शुरू होता है बीएड करने के बाद। अब जो है, चलिए अब संघर्ष से पहले हम थोड़ा सा पीछे की घटना है या बाद की, ये तो आप ही बताएंगे। वो ट्रक चलाने वाली क्या घटना है? ट्रक वाली ऐसी घटना है कि मैं जो 12वीं के बाद में होता था कि जब भी समय मिलता था तो पिता के लिए सहयोग रूप में, क्योंकि ड्राइवर थे पिताजी, तो उस समय अगर देखें तो वो अकेले ही गाड़ी को चलाया करते थे। तो जब भी कभी कंडक्टर नहीं हुआ करता था तो मैं उनके साथ जो है एज ए कंडक्टर जाया करता था, क्योंकि घूमने का बड़ा शौक था। बड़ा वाला कंटेनर जिसमें कार लोड होती हैं, तो वो एक्सिस ट्रांसपोर्ट है बॉम्बे के अंदर, उसकी गाड़ी चलाया करते थे। तो उनके साथ जो है अलग अलग राज्यों में घूमना और जगहों को एक्सप्लोर करना, उस समय मतलब बचपन तो था ही, तो बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ, दुनिया देखने को मिल रही है। और परिस्थितियां भी ऐसी थीं कि हाँ, उनको अगर कंडक्टर रखना है तो उसके लिए कुछ पैसे भी देने हैं, और फिर पिता के साथ में कुछ सहयोग अगर कर सकते हैं किसी रूप में, तो उस समय मतलब सहयोग से ज़्यादा उनके साथ जाना अच्छा लगता था। और उनको ऐसा रहता था कि चलो अभी पढ़ाई नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं, चलो इसको घूमना भी हो जाएगा। और घूमने के लिए, सिर्फ घूमने के लिए कभी नहीं जा पाया जीवन भर, तो वो जो छुट्टियां मनाने के लिए पापा के साथ जाते थे बस, तो वो ट्रक पर कंडक्टरी के तौर पर ही जाता था। ड्राइवर का अगर जीवन देखूं मैं और एक हॉस्टलर का जीवन देखूं, तो दोनों के जीवन में आज के समय में अगर मैं समझता हूं तो समानता बहुत देखने को मिलती है। आप अपने घर परिवार से दूर हैं, आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनको एक आप लंबे समय से नहीं जान रहे हैं, और उनके बीच में ही मित्रता बनाना, उन्हीं में से सहयोग लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना, यही एक ड्राइवर और हॉस्टलर की लाइफ होती है। क्योंकि आप अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं, आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक जीवन है उसकी समझ जो थी वो मुझे वहीं से प्राप्त हुई अगर देखें। क्योंकि लोगों से इंटरेक्शन, मेरा अलग अलग राज्यों के लोगों से इंटरेक्शन हुआ, और उसने जीवन का जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं, मैंने जैसे कि बताया कि शरारत और समझ में अंतर होता है, और बड़ा तनिक अंतर होता है अगर व्यक्ति के अंदर आ जाए। तो जब तक मुझे चीज़ों की समझ नहीं थी तब तक जो है शरारत थी, पर जब समझ आई तो समझ आने के बाद में जो है कि फिर वो चीज़ें इस तरीके की हो गई कि नहीं, पारिवारिक स्थितियां इस प्रकार की हैं कि कहीं ना कहीं पिताजी को इस तरीके से कार्य मैं कब तक कराऊंगा, तो मुझे जल्दी ही क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को करना पड़ेगा, कार्य को करना पड़ेगा। तो पिताजी के बाद भी जब भी मुझे किसी अन्य ड्राइवर के साथ जाने का मौका मिलता तो मैं जाता था, और मेरा ये था कि मैं पढ़ाई तो करूँगा ही,
पर इसके साथ में एक अल्टरनेट के रूप में मैं गाड़ी चलाना और सीख लेता हूँ। इससे क्या होगा कि अगर भविष्य में ना मैं कुछ कर पाया तो या नहीं कुछ हुआ तो एटलीस्ट जो है एक आय का सोर्स के रूप में मैं उसको देखने लग गया, क्योंकि पारिवारिक स्थिति मैंने बताया कि वो ठीक नहीं थी। उसके चलते मैंने फिर कंडक्टरी की, अलग अलग राज्यों में गया। एक बार की घटना है कि एक्सिस में मतलब क्या है, एक्सिस कार को ट्रांसपोर्ट करने वाली व्हीकल्स को ही चलाता है मतलब, और ट्रक जो हैं वो सभी एक्सिस ट्रांसपोर्ट के हैं, तो उसमें कार ही ओनली लोड होती हैं। तो कार की अलग अलग जगहों पर चेकिंग के लिए बहुत सारे अधिकारी भी उनके हैं, तो वो कहीं पर भी गाड़ी रोकेंगे, देखेंगे प्रॉपर बेल्ट आपने मारा है कि नहीं मारा है, कार को लेके जा रहे हैं आपने, कहीं पर स्क्रैच वगैरह गाड़ी में तो नहीं हुआ है, सब कुछ सही है या नहीं, तो इसके लिए जांच के लिए आते रहते हैं। तो जयपुर और दिल्ली जो हमारा NH7 है, ठीक है, उसी पर जो है हम दिल्ली से निकले हुए थे और जयपुर से कुछ पहले ही कार से अधिकारी लोग आए और उन्होंने रुकवाया, और रुकवाने के बाद में उन्होंने पीछे का खोलने को बोला कि आप जो है कार हमें देखनी है, पीछे का गेट आप जो है गाड़ी का खोल दीजिए। तो वो जब खोला पिताजी ने जाके, तो मैं उस समय क्या है पढ़ रहा था, तो मेरे पास जो है JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक थी, अच्छा, JNU की। तो मैंने ये सोचा था कि B.Ed 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन करने के लिए मैं वहाँ जाऊँगा, ये भी माइंड में था। तो मैं छुट्टियों में इस तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करने के लिए बुक्स वगैरह थी मेरे पास। तो उस समय मैं JNU की पढ़ रहा था। तो वो व्यक्ति जो थे वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने देखा कि लड़का पढ़ रहा है, तो उन्होंने पूछा कि कौन है ये। तो पिताजी ने कहा कि मेरा बेटा है और अभी अभी इसने 12वीं पास की है और इसका पेपर है, तो ये पढ़ रहा है अभी। तो उन्होंने पूछा बेटा किसकी तैयारी कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मुझे जो है JNU में एडमिशन लेना है। और JNU भारत की मतलब अगर हम देखें प्रतिष्ठित मतलब विश्वविद्यालय के रूप में पूरे भारत के अंदर विख्यात है और पूरे वर्ल्ड में भी उसको लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा अरे वाह तुम JNU को जानते हो, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पिताजी को भी बहुत सराहा कि आप इस तरीके से कार्य करते हैं और उसके बाद भी आप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और इसको ज़रूर पढ़ाइए आप। तो इस तरीके की घटनाएं मतलब जीवन में घटित हुई, जिन्होंने मतलब क्या है कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी दिया, मोटिवेशन भी दिया, और क्या है समझ जो थी उसको विकसित करती गए समय के साथ साथ। अब पहुँचते हैं B.Ed वाली बात पे। बिल्कुल बिल्कुल। B.Ed खत्म हुआ, रियल संघर्ष चालू हुआ, और जब संघर्ष के दिनों में आप राजस्थान के भिन्न भिन्न प्रांतों में आप घूम रहे थे, भिन्न भिन्न स्कूलों में जा रहे थे, वो ऐसा क्यों भटक रहे थे? जैसे मुझे तो पता ही था कि मैं B.Ed के बाद में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। पिताजी का एक्सीडेंट भी हो चुका था, तो पिताजी भी घर पर थे और अब घर का सोर्स ऑफ इनकम केवल पिताजी थे। तो जब तक मैं B.Ed कर रहा था तो भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि तुम अपनी पढ़ाई ये कंप्लीट कर लो, जो कि क्या है एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाएगी और भविष्य में कहीं काम आएगी। तो अभी तुम अपनी पढ़ाई बीच में मत छोड़ो, तब तक मैं घर की परिस्थितियों को संभालता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से पिताजी को संभाला, घर की परिस्थितियों को संभाला, तब तक मैंने B.Ed कंप्लीट कर लिया। और मुझे B.Ed करते करते समझ आ गया था कि मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पारिवारिक स्थितियाँ नहीं हैं वैसी। तो मैं क्या करता था, मेरे अंदर इंटरव्यू को फेस करना मेरे लिए बड़ा मतलब डर रहता था कि क्या पूछेंगे, कैसे मैं जवाब दूंगा, कैसे मुझे क्या करना होगा उस समय। तो फिर एक सीनियर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप क्या करिए, आप इतने इंटरव्यू दे दो कि आपके अंदर से वो फियर जो है, वो डर जो है वो निकल जाए। तो फिर मैं क्या करता था, न्यूज़पेपर को देखता था, और न्यूज़पेपर में शनिवार को और संडे को 2 दिन जो है इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होते थे, निकलती थी उसके कि इस होटल के अंदर इंटरव्यू हैं, इन स्कूल्स के, प्राइवेट स्कूल, होटल सम्राट करके था, होटल सम्राट करके था अजमेर में। तो वहाँ जो है इंटरव्यू सैटरडे संडे को हुआ करते थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया सिलेक्शन होना डजेंट मैटर, आप जाएंगे, इंटरव्यू देंगे और फेस करके आप चीज़ों को समझेंगे और क्वेश्चन को वापस से आके प्रिपेयर करेंगे कि कैसे आंसर देना था मुझे इसका। पहले दिन गया, क्वेश्चन जैसे उन्होंने पूछे तो कॉन्फिडेंस था नहीं, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप बाहर बैठिए। ऐसे करते करते फिर मैंने इंटरव्यू कंटिन्यू देना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे क्या है कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता चला गया। जब तक मेरी B.Ed कंप्लीट हुई तब तक मुझे 3 स्कूलों से जो है कि कॉल आ गया कि आप हमारे यहाँ पढ़ाने आ जाइए। तो फिर मैंने डिसाइड किया, पहला एक स्कूल अजमेर के पास में ही डेगाना है एक जगह, वहाँ पे राणा इंटरनेशनल करके स्कूल था। तो फिर मेरा पहला स्कूल जो था वो राणा
इंटरनेशनल स्कूल था जहाँ जो है मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया। उसके बाद में पढ़ाना प्रारंभ किया, उसके बाद में जो है 1 साल के बाद बिना कोई कारण निकाल दिया गया विद्यालय से, जो अक्सर होता है प्राइवेट स्कूल्स में। अब एक्चुअली उसके पीछे घटना ये भी थी, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि चलो अभी मुझे जो सैलरी दे रहे हैं उसका कुछ इंक्रीमेंट मुझे मिलना चाहिए। तो वो चीज़ एक बार मैंने मैनेजमेंट को बोली कि भाई मुझे मेरा जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने अगले साल, उनके माइंड में था कि सैलरी इनकी बढ़ानी पड़ेगी, हमारे पास फ्रेश लोग आएंगे तो वो ज़्यादा सही है, उन्हें जितने पे रखेंगे उतने पे वो रहेंगे। तो इंक्रीमेंट ना करके उन्होंने क्या कर दिया, हमारा जो है हाँ बाहर जो है निकाल दिया विद्यालय से। पर जो प्रिंसिपल थे विद्यालय के वो भी आरआई पास आउट थे। अच्छा, सेम कॉलेज के, अपने आरआई, हाँ अजमेर के ही पास आउट थे वो। तो उन्हें पता था कि इनके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है। तो उन्होंने जो है कि मुझसे कहा कि देखिए एक नया स्कूल खुला है राजस्थान में, चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, रतनगढ़ के अंदर, आप वहाँ जाना चाहेंगे? आप चले जाइए, मैं आपको बहुत अच्छी सैलरी दिलवाऊँगा। मैंने कहा सर देखो ना, मेरे पास अभी प्राप्त खोने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। आप अभी मुझे चाहे अंडमान निकोबार भेजेंगे, मैं वहाँ भी चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ और पैसा चाहिए। हाँ और उन्होंने सुन ली। तो जो है प्रिंसिपल के कहने पे फिर मैं चला गया चूरू में, रतनगढ़ में मैंने जाके ज्वाइन किया, अच्छी खासी सैलरी मिली। और उसी समय मेरे माइंड में ये चल रहा था कि चलो, क्योंकि कुछ सेविंग मैंने कर ली थी, घर परिवार को भाई चला ही रहे थे, मैं बीच बीच में सहयोग करता था क्योंकि उतना पैसा नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है एमएड कर ली जाए, पैसा 1 साल हो चुका है, पैसा भी हो चुका है। तो एमएड के लिए मैंने फॉर्म डाला था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ के अंदर, तो वहाँ एमएड का प्रारंभिक देखें तो फर्स्ट ईयर था उस समय। तो मैंने एडमिशन उसमें लेने के लिए मैं गया, पर वहाँ स्टाफ ना आने के कारण वहाँ एमएड का कोर्स उस साल फिर स्टार्ट नहीं किया, जबकि उन्होंने एडमिशन फॉर्म्स निकाले और सब कुछ हुआ, और बाद में उन्होंने जो एंट्रेंस फीस थी वो रिटर्न कर दी लोगों को। तो जो चूरू रतनगढ़ में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, फिर वो मुझे छोड़ के वहाँ जाना पड़ा। अब वहाँ पर भी जब एडमिशन नहीं हुआ तो ये मेरा स्कूल छूट गया। तो फिर मैंने कहा कि अब बैठ तो नहीं सकता मैं, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने जो है इधर उधर जो जानने वाले लोग थे उनसे बात की कि मुझे स्कूल में पढ़ाना है, कोई स्कूल हो तो बताओ। तो फिर मुझे कुचामन सिटी में एक ग्लोबल इंटरनेशनल एकेडमी करके स्कूल था रेलवे स्टेशन के पास में, तो वहाँ जो है उन्होंने कहा कि जगह है आप आ जाइए, पर उन्होंने तनख्वाह जो है बहुत कम दी। तो फिर मेरा ऐसा था कि जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलना है और निकल के जो है किसी अच्छे स्कूल में जाना है। तो वहाँ से जो है जोधपुर में इंटरव्यू हुए गुजरात के स्कूल के। तो फिर मैं इंटरव्यू को फेस करके फिर मैं गुजरात राजकोट के पास में जगह है धोराजी, वहाँ पर जो है मैंने ड्रीम इंटरनेशनल स्कूल को ज्वाइन कर लिया। अच्छी खासी सैलरी में, लोग अच्छे, और जो है सहयोग अच्छा मिला लोगों से। चलिए, अब आप पहुँच गए गुजरात धोराजी में, अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, जीवन भी अच्छा चल रहा था। और उसी समय पे ऐसा होता जा रहा था, क्योंकि मैं सर की कहानी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साक्षी रहा हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी है सर के बारे में भी। तो लेकिन उस समय पे क्या हो रहा था, एक जितने भी आपके साथी वहाँ आए थे आपके स्कूल में, सबका सिलेक्शन होता जा रहा था और आप वहीं के वहीं। तो उस समय पे आपकी क्या मनोदशा रही? सुना है आपको नशे की लत भी लग गई थी, डिप्रेशन में चले गए थे। नशे तो नहीं कहेंगे, बट हाँ ये है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन में तो गया मैं। जब मैं प्रारंभिक समय में आया तो मेरे से नवोदय का ही मेरा, जैसे आपका मैंने क्लास में स्टार्टिंग में मैंने नाम लिया कैलाश चंद्र प्रजापति, जो आपके परम मित्र थे। देखिए लाइफ साइकिल कैसे घूम के आती है, अभी आप सुनेंगे। तो जो आपके परम मित्र थे कैलाश, उनको भी उस समय अगर देखें तो वो भी भटक रहे थे। अब मेरा ये था कि मैंने ज्वाइन कर लिया तो मेरे पास कॉल आया, क्योंकि आप तब तक जो है बीएड करके 4 साल का कोर्स आप निकल चुके थे, ये अभी पढ़ाई करके निकल रहे हैं। तो मैंने जो है कैलाश को बोला, मैंने कहा तुम मेरे पास आ जाओ। तो उन्हें मैंने अपने स्कूल में बुला लिया, मैं और वो स्टार्ट किया। 1 साल जो है हमने पढ़ाया, और उसी समय उत्तर प्रदेश में जो है लेखपाल की भर्ती निकली। तो उसमें जो है कैलाश का जो है सिलेक्शन हो गया। कैलाश चला गया, मैं अकेला रह गया। मैंने कहा अब क्या करूं मैं अकेला, मतलब 2 लोग रहते हैं तो अपने दुख को शेयर करके या चीज़ों को सीखते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। कैलाश चला गया तो फिर मैंने डिसाइड किया कि
चलो और कुछ लोगों को लेके आते हैं। तो वापस से मैंने कहा कि किसी को अगर जॉब की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि विद्यालय को भी ज़रूरत थी, तो बहुत सारे वैकेंसी, बहुत सारे सब्जेक्ट अगर देखें टीच करने वाले लोग नहीं थे। और विद्यालय का ये था कि जितने आउटसाइड स्टेट के, मतलब गुजरात के बाहर के जितने टीचर्स होंगे, स्कूल की जो है रेपुटेशन उतनी अच्छी होगी कि टीचर्स बाहर के हैं। तो मैनेजमेंट उस समय खरेड़ सर और एवी सर और पोपट सर संभाल रहे थे उस समय, तो आज भी उन्हीं के अंडर है। तो उन लोगों ने कहा कि सर आप कुछ टीचर्स का बंदोबस्त कीजिए, इन सब्जेक्ट के टीचर्स हमको चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि चलिए सर मैं देखता हूँ। तो मैंने उस समय फिर मैं अपने परम मित्र, जिनका बचपन से लेकर आज तक के जीवन में सहयोग पूरा रहा है और भविष्य में भी रहेगा, चाहे हम कॉल पे 3, 4, 5 महीने बाद भी बात करें, बट जब ज़रूरत होती है तो हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। मित्र तो वही हैं। मित्र वही हैं। तो योगेंद्र है, सतवीर है। तो योगेंद्र जो है टीचिंग लाइन में है, सतवीर जो है BSF में हो चुके हैं उनका सिलेक्शन। तो उस समय योगेंद्र कहीं पढ़ा नहीं रहा था, तो मैंने योगेंद्र को लेके आया। तो पुष्पेंद्र एक और थे मेरे जूनियर, जो RI में मेरे साथ थे, आप लोगों के साथ थे, आपके सीनियर थे। तो उन्होंने कहा भाई साहब मुझे भी चलना है। इस तरीके से पुष्पेंद्र को लेके आया, फिर विपिन को लेके आए, फिर उनके साथ में ही विपिन को भी लाया, जो कि दोनों क्लासमेट, और योगेंद्र को, यानी 3 लोगों को मैं वापस लेके आ गया। अब प्रारंभ किया सेशन, 3 महीने ही गुजरे थे कि योगेंद्र का जो है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल्स के अंदर सिलेक्शन हो गया, एक व्यक्ति गया। फिर 3 महीने गुजरे कि पुष्पेंद्र का सिलेक्शन हो गया LT ग्रेड में यूपी के अंदर, वो भी चले गए टीचिंग लाइन में। लास्ट में कौन, विपिन और मैं बचे। फिर विपिन का भी जो है सिलेक्शन प्रोसेस था, तो अच्छी सैलरी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिली, क्योंकि विपिन अच्छे इंस्टीट्यूशन IIT रुड़की से पढ़ा हुआ है। तो विपिन को जो है वहाँ से ऑफ़र आया कोचिंग से, तो विपिन वहाँ चला गया, मैं फिर अकेला रह गया। अब आप सोचो कि आप हो सबसे ज़्यादा सीनियर और आपके साथ वालों का सिलेक्शन होता चला जा रहा है, आपसे जूनियर्स का सिलेक्शन होता जा रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति डिप्रेस्ड हो ही जाता है जी। हालात ऐसे बन गए कि मतलब मैं कहाँ खोया रहता हूँ मुझे पता ही नहीं है। परिवार की स्थिति को लेके मैं ज़्यादा, उस समय चीज़ें थी ऐसी, तो वो चीज़ें चलती रहीं लाइफ में। और उस समय ऐसा आ गया एक फेज़ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ कर लूँ, या क्या होगा, परिस्थितियाँ क्या बनेंगी, या क्या होगा जीवन में, सिलेक्शन कहीं हो नहीं रहा है। और उसमें सिलेक्शन ना होने के पीछे कई सारे कारण भी रहे कि समझ नहीं थी। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैंने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स से कर लिया, जबकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप KB में पढ़ाना चाहते हैं, नवोदय में आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास जो है ज्योग्राफी या हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर हिस्ट्री या ज्योग्राफी का या पॉलिटिकल का होना चाहिए। इस तरीके के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। मेरा कॉम्बिनेशन ही अजीब था, जिसके चलते मैं कई जगहों पे तो एलिजिबल ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थीं, इनके चलते मेरी सीमाएँ जो थीं वो बंद के रह गई बहुत सारी, जिसके चलते मैं बहुत कम जगहों पर जो है अप्लाई कर पाता हूँ। तो ये चीज़ें रहीं। इसके बाद में जो है चलता रहा सब कुछ सही। फिर मैंने कहा कि जब सबका सिलेक्शन हो गया तो मैंने फिर अकेला हो गया। मैंने कहा चलिए अब लेके आते हैं। तो फिर मैं लेके आया आपके ही साथ, जो मैंने बताया आपके सीनियर थे RI में, श्रीकांत को, क्योंकि श्रीकांत भी उस समय मेरी परिस्थिति से गुजर रहा था और एकाएक उनका भी सिलेक्शन हो जाता। और हाँ और जैसे ही मैं श्रीकांत को लाया, हमने 1 साल पढ़ाया, और 1 साल पढ़ाने के बाद में केंद्रीय विद्यालय में श्रीकांत का भी सिलेक्शन हो गया। अब मैं वापस से अटक गया। मैं कहा अब किसको लाऊं? फिर आप चिंता में, फिर मैं चिंता में, तो फिर जीवन में एक अद्वितीय शक्ति का विकास हुआ। बस फिर मैंने जो है फिर आपको दिल्ली बुला लिया गया। फिर जो है आपका पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। आपने कहा कि देखिए आ जाइए दिल्ली और बैठ के कुछ दिन पढ़ लिया जाए। जीवन में बहुत हो गया, अब आर या पार की लड़ाई लड़ते हैं। एक सिलेक्शन तो चाहिए चाहे जो हो, बाद में देखेंगे आगे की परिस्थितियाँ। जिसके चलते फिर क्या है कि दिल्ली गए, आपके यहाँ रहे, बड़ा अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। और गणित का अगर मैं देखूँ तो मुझे शून्य नहीं पता है, और ये गणित के ही अध्यापक हैं, जिसके चलते क्या है मुझे जो है गणित जो है इनके द्वारा सीखने को मिला। मैं बता दूं अपने श्रोताओं को जो सुन रहे हैं, हम बहुत अच्छे परम मित्र हैं, मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये जो चर्चा जो है ना वो मुझे बहुत ज़रूरी लगी, क्योंकि इनका स्ट्रगल जो है ना, मैंने बताया मैं इनके जो स्ट्रगल है, संघर्ष में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनके साथ रहा हूँ। तो क्योंकि इनकी स्टोरी जो है ना लोग सुने, क्योंकि हमारे जो नियरेस्ट सराउंडिंग है वो ये देखते कि आज ये दादर नगर हवेली DNS में TGT सोशल साइंस है, लेकिन ये नहीं पता कि इनके पीछे का कितना बड़ा संघर्ष है, इन्होंने क्या क्या सहा है। जैसा कि आप सुन ही रहे, अभी और आगे सुनेंगे, अभी बहुत स्ट्रगल है अपनी लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ कि
सुने, लोग समझें कि विकट परिस्थितियों में हमको अपना धैर्य नहीं खोना है। और वो धैर्य की मिसाल हैं रणवीर सर, रणवीर भाई बोलता हूँ मैं, सर तो आज फॉर्मली है। तो ये है, इसलिए मैं इनसे चर्चा कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि ये तो जानते हैं फिर क्यों, लेकिन आपके लिए ये हमने व्यवस्था की है, सेटअप बिठाया है कि हाँ आप लोग इनके संघर्ष से कुछ सीखें ना सीखें, लेकिन एक चीज़ सुने ज़रूर, जिससे कि आपको महसूस होगा कि आप अपने रास्ते से ना भटके, कठिन परिस्थितियों में अपना धैर्य ना खोएं। तो सर अब हम दिल्ली थे। हाँ, दिल्ली में हमने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे, जगह जगह मतलब ऐसा सड़कों पे हम अपने रिज्यूम लेके घूमते रहते थे कि कोई जॉब दे दे, लेकिन नहीं हुआ। फिर हमने पढ़ना सुनिश्चित किया, पढ़ाई की, और आज ईश्वर की कृपा से दोनों ही हम एक जगह टीचर हैं। ये भी दादर नगर हवेली में हैं और मैं भी दादर नगर हवेली में। तो सर अब मेरा प्रश्न यहीं से है कि अब पहले के जीवन में और आपके जीवन में क्या आप परिवर्तन देख रहे हैं, क्या सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है? देखिए, जब 10वीं के बाद में हमने डिसाइड किया था कि आर्ट्स लेना है, तो माइंड में एक ही था कि आपको या तो यूपीएससी करना है या यूपीपीसीएस करना है, और उसी के लिए जो है आपको प्रयास करना है। पर पारिवारिक स्थितियों ने क्या है, उस मोड़ पर लाके, जैसे हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे गोल्स अलग होते हैं, पर समय के साथ साथ जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं, आपके गोल्स भी बदलते जाते हैं। तो गोल बदलते गए, और गोल बदल कर ये आ गया कि लाइफ में एक स्टेबिलिटी आपको चाहिए, और वो स्टेबिलिटी एक गवर्नमेंट जॉब उस व्यक्ति को, देखिए 2 चीज़ें हैं, या एक ही चीज़ हम जैसे कहें, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप बिजनेस करिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप गवर्नमेंट जॉब करिए। पैसा है तो आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस करके आप कोई भी अपना, आने वाली कई सारी पीढ़ियां आपकी सुधर जाती हैं। पर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करें, गवर्नमेंट जॉब आप पहले लें, यानी आप अपनी नींव में जो ईंट है उसे भरने का काम करें, नींव को मजबूत बनाएं सबसे पहले। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब गरीब परिवार के व्यक्ति के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जितना भी आप ऊपर, जो हम चैप्टर पढ़ा था हमने, नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट, तो वो जो नींव की ईंट है उसे मजबूत, जितनी नींव मजबूत रहेगी भवन उतना अच्छा निर्माण होगा और एक लंबे समय तक चलेगा। तो गरीब परिवार के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जॉब हो, और बिजनेसमैन है तो फिर उस पैसे से उपयोग कर सकते हैं। तो आज के समय में अगर मैं देखता हूँ परिस्थितियों को और पहले की तुलना करता हूँ, तो मेरा एम्स बदल के ये आ गया था कि पहले एक स्टेबिलिटी आए, और वो स्टेबिलिटी यहाँ जॉब मिलने के बाद में आई। अब जीवन में ये है कि हाँ, जो 10वीं के बाद डिसाइड किया था कि यूपीपीएससी या यूपीएससी में हमें जो है प्रयास करना चाहिए, तो अब ध्यान जो है उस तरफ केंद्रित है। अगर संघर्ष कहें तो जीवन में चल ही रहा है, ऐसा नहीं है, पर यह है कि हाँ, संघर्ष की जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं पहले की तुलना में अब कम है। यस, यानी अब जीवन में सुधार है, परिस्थितियों में, जीवन स्तर में सुधार है, पर और उस जीवन को और बेहतर कैसे बनाया जा सके, उसके प्रयास में मैं आज भी प्रयासरत हूँ कि और जीवन को हम कैसे अच्छा बनाएं। सर आप भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, हमारे छोटे भाई बहन तो जो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं या अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं इस भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी मतलब दुनिया में, उनके लिए कुछ आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जी सर। स्वामी विवेकानंद के बारे में सभी परिचित हैं बहुत अच्छे से। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो था वो स्वामी विवेकानंद जी के पास में जाता है और कहता है कि स्वामी, मैं जो है अपने जीवन में जिस भी कार्य को करता हूँ बहुत मतलब मन से मैं कार्य करता हूँ और मुझे वो कार्य करना अच्छा भी लगता है, पर मुझे क्या है उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है, जिसे हम कहें कि जिस लेवल तक मैं जाना चाहता हूँ उस लेवल तक मैं नहीं पहुँच पाता हूँ, मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो इसका कोई आप उपाय बताइए। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि फिर कहते हैं कि ऐसा करिए, आप मेरा ये कुत्ता जो है इसको आप क्या करिए, घुमा के लेके आइए, तब तक मैं जो है आपके प्रश्न का उत्तर जो है मैं क्या करता हूँ, सोच लेता हूँ। वो व्यक्ति जाता है, घुमा के कुत्ते को लेकर आता है स्वामी विवेकानंद जी के पास में, और कुत्ता जो है वो हाँप रहा है, और व्यक्ति जो है वो कैसा है, वो उतना हाँपा हुआ या हम कहें थका हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं महसूस कर रहा। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कुत्ता क्यों हाँप रहा है? तो व्यक्ति कहता है कि ये कुत्ता जो है जिस भी चीज़ को देखता था उसके पीछे दौड़ने लगता था, और कोई व्यक्ति निकल रहा है उस पर भौंकने लगता था, उसकी तरफ दौड़ने लगता था, कोई नई चीज़ देखता था उसकी तरफ दौड़ के चला जाता था। तो इसने दौड़ भाग अलग अलग जगहों पर बहुत की,
जिसके चलते क्या हुआ, ये हाँप रहा है और मुझे पता था कि मुझे इस रास्ते से चलकर यहाँ तक आना है, चाहे कैसा भी हो रास्ता। तो मैं फिक्स उसी रास्ते पर चलकर और इस जगह पर आया, तो मैं जो है उतना थका हुआ नहीं हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यही तो आपके प्रश्न का क्या है, उत्तर है कि आप जो भी आज की युवा पीढ़ी है या मैं छोटे भाई जो भी हैं, मेरा यही कहना है कि आप पहले एक लक्ष्य निर्धारित कर लो और उस लक्ष्य की तरफ ही केवल ध्यान रखो। फिर ये मत सोचो कि जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे टीचर बनना है, तो ऐसा नहीं है कि बीच में अगर यूपी पुलिस की भर्ती अगर मैं निकली या कहीं और कोई वैकेंसी आई तो मैं उसकी तैयारी में लग जाऊं। आप जो कार्य कर रहे हैं उसी कार्य को आप करें, आप अपने लक्ष्य से मत भटकें, वरना क्या होगी, आपकी ऊर्जा जो है वो अलग अलग जगहों पर बट जाएगी, जिससे फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको देरी लगेगी। क्योंकि ये तो फिजिक्स का भी लो, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, अगर बट जाएगी तो फिर हमारे पास अंत तक। बिल्कुल। थोड़ा सा स्कूल से रिलेटेड सवाल पूछ लेते हैं। तो आप बच्चों में खासा पॉपुलर है, इसकी क्या वजह है? बच्चे क्या होते हैं, अगर देखें तो भाई मिट्टी है, उसको जैसा आकार आप दोगे वैसा आकार उसको मिलेगा। और आज साइकोलॉजी के बेसिस पर देखें या अन्य विभिन्न, तो लोग क्या है आज कहते हैं कि जैसे आपके बच्चे या मेरे खुद के भी बच्चे जो हैं होंगे, तो उनसे अगर उनके लेवल पर स्तर पर जाकर अगर आप बात करेंगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे आपके साथ में चीज़ों को बताने में और समझने में। तो विद्यालय के अंदर भी सेम है, वो जिस स्तर पर रहते हैं मैं उसी स्तर पर जाकर उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, जिसके चलते क्या है, बच्चों के अंदर डर और भय, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ों को निश्चित किया है कि हाँ, इन कार्यों को आपको करना है, इन कार्यों को आपको नहीं करना है, ये जीवन में। और सबसे पहली चीज़ मैं उनसे यही कहता हूँ, आप पढ़ो लिखो, आप जीवन में कुछ प्राप्त करो या न करो, पर एक अच्छे नागरिक आप अगर बन जाते हैं तो भी आप देश का बहुत बड़ा योगदान करते हैं देश के विकास में। बिल्कुल सही है, क्योंकि गलत कार्यों से बच्चों को हमें बचाना है। आज जिस तरीके का दौर है उस तरीके से बच्चों की समझ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी और कम उम्र में विकसित हो रही है। मतलब वही आप बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखने मित्रवत व्यवहार, मैंने बोला ना, वो एक साइकिल जो घूम रही है, हम जब कॉलेज स्कूल से सीखे और वही हम अपने बच्चों को परोस। बिल्कुल बिल्कुल। जो अतुल दुबे सर का हमारा या अखिल राय सर का अगर देखें, उन्होंने जिस तरीके से मित्रता के साथ में रहकर पढ़ाया एक तरीके से, तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं हम बच्चों के साथ भी कनेक्ट कर पाते हैं। सही बात है। अच्छा, आप अपने पर्सनल लाइफ से ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ को अहमियत देते हैं? बिल्कुल। पर्सनल लाइफ ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनल से ज़्यादा प्रोफेशनल को देता हूँ, बट ये ज़रूर है कि प्रोफेशनल टाइम में मैं अधिक होता हूँ, पर्सनल लाइफ में मैं थोड़ा लिमिटेड होता हूँ, क्योंकि समय की भी चीज़ें हैं और दोनों को मैं सेपरेट रखने की कोशिश करता हूँ कि ना प्रोफेशनल घर पे हावी हो, ना घर कभी स्कूल पर भारी हो। तो मैं मेरी पर्सनल लाइफ में भी अगर देखूँ तो रहता है, पर हाँ कई बार बीवी का जो है ये चीज़ रहती है, हमारी जो धर्मपत्नी जो हैं उनका ये रहता है कि आप छुट्टी वाले दिन भी पढ़ाने चले जाते हो, तो उनका भी अपनी जगह कहना सही है कि हाँ चीज़ें जो हैं घर को भी थोड़ा मतलब, पर ये है कि मुझे लगता है कि मुझे बच्चों के बीच में रहना बहुत पसंद है। अरे ईश्वर ने हमको हमारा जन्म ही बिल्कुल हम दूसरों की सेवा में दें अपना, तो बच्चों के बीच में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसके चलते क्या है कि क्योंकि उनके साथ शेयर करते हैं जब हम अपने एक्सपीरियंस, तो कहीं ना कहीं वो बचपन जो है ना वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा बना रहता है और उनकी समस्याओं को सॉल्व करना, क्योंकि जो जिस टाइम में हमारे अंदर बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है वो यूथ वाली। आज भी बच्चों के साथ चाहे खेलना हो, चाहे कुछ अन्य गेम जो आप करवाते हैं स्कूल्स में या क्लास एक्टिविटीज़ में, उन सब में फुल्ली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एक टीचर का, जो मेरा रहता है, जिसके चलते सभी बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। और टीचर होने का मतलब भी यही है कि आप बच्चों के साथ घुल मिलकर कार्य करें। बिल्कुल। चलिए, अब अंततः आपके 4 साल यहाँ पे पूर्ण कर चुके हैं आप, दादरा नगर हवेली और दमनदीप में 4 साल हो गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। चलिए, अब थोड़ा सा एक वन वर्ड आंसर बिल्कुल हम आपसे पूछना चाहेंगे। वन वर्ड आंसर ये कह सकते हैं या फिर हम कहेंगे 2 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक चूज़ करना है। बिल्कुल। तो क्रिकेट या ड्रीम 11? क्रिकेट। मूवी या वेब सीरीज? वेब सीरीज। मोबाइल या टीवी? टीवी। वाइफ या चाय? वाइफ के साथ चाय। चतुराई का जवाब दिया, बच गए। चलिए,
हाँ, अब आपने अपने बहुत व्यस्तम समय, जिसमें से क्रिकेट, ड्रीम 11, चाय और भाभी के समय से आप हमको समय निकाला, और हमारे जो युवा हैं उनको मुझे उम्मीद है वो मोटिवेट होंगे आपकी कहानी सुन के। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको भुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा।